सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ बोल रहे हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। राफेल से ये छूट नहीं पा सकते, इम्पॉसिबल है, कहीं नहीं भाग सकते राफेल से। नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, जनता मालिक है। मोदी जी बहस से भाग गए, उन्हें राफेल पे हमसे बहस करनी चाहिए। जनता की अदालत में उन्होंने हमसे बात करनी चाहिए और जनता का निर्णय होना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी जी भाग गए, पता नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में दौड़ गए जब यहां बहस हो रही थी। मगर राफेल से इनको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि राफेल सच्चाई है और सच्चाई से ना नरेंद्र मोदी। सीबीआई के चीफ को 1 बजे रात को निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी शुरू करना चाह रहे थे। अब सीबीआई चीफ रीइंस्टेट हो गए हैं, तो थोड़ा तो न्याय मिला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Is this a setback for government? Is this a setback for government? This was a major plea which was taken earlier by the opposition, that because the CBI chief was in order to proceed to investigate Rafael, this very step was taken mid-time. Nothing is going to save the Prime Minister from Rafael. Nothing. Finance Minister. No, let me finish. Nothing is going to save the Prime Minister for Rafael. Rafael is open and shut. It is pretty clear that the Prime Minister has personally helped Mr. Anil Ambani get 30,000 crores. The Defence Minister spoke for 2.5 hours. I have a simple question. Please tell the country, when Mr. Narendra Modi bypassed the old Rafael deal, did the Air Force, did the Defence Ministry raise an objection? So on this, That's my question. I'm expecting a yes/no answer. The Defence Minister is not able to give one, neither is the Prime Minister. And believe me when I tell you that the nation is going to 100% know that Narendra Modi has taken 30,000 crore rupees of the people's money and given it to his friend Anil Ambani. 100% without shadow of doubt, the nation will know this. Thank you. तो राहुल गांधी एक बार फिर राफेल पर अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने वही बातें दोहराई है जो वो लंबे समय से कहते आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री से जवाब की उम्मीद करते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों इस मुद्दे पर जवाब दे चुके हैं। लेकिन राहुल राफेल पर अपना रटा रटाया स्टेटमेंट लगातार बोलते जा रहे हैं और बार बार प्रधानमंत्री और सरकार से जवाब की उम्मीद भी करते हैं। अब आते हैं आज के दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर, या ये कहें कि पहला सबसे बड़ा मुद्दा, और वो है आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण। आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण देने से जुड़ा संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में थावरचंद गहलोत, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, उन्होंने पेश कर दिया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी यतीन्द्र के पास। यतीन्द्र शर्मा हमें ज्यादा जानकारी देंगे, सीधे संसद से जुड़े हुए हैं। यतीन्द्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार ने कितने विकेट एक साथ चटकाए हैं इस बॉल को डालकर? देखिए, बिल्कुल अगर इस बॉल की बात करें तो एक तरह से मैच जीतने की मुद्रा में आ गया, क्योंकि जो 3 विधानसभा चुनावों में, खासकर जो बड़े राज्य थे तीनों, उनमें जो बीजेपी की एक करारी हार हुई थी और सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, तो उसके बाद लग रहा था कि अब बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कल जब से कैबिनेट ने इस बिल पर मोहर लगाई है, तब से हर नेता के चेहरे पर एक चमक देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को लड़ाई में मानते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह का ये तीर निकाला है तर्कश से मोदी सरकार ने कि हर कोई इसके खेल के अंजाम को समझता है, लेकिन अंजाम को समझने के बावजूद भी इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है। यानी कि अपोजिशन भी मान रहा है कि ये चुनावी जुमला साबित हो सकता है, लेकिन उनकी मजबूरी है इसका सपोर्ट करने की। और तो जितने भी अभी तक अपोजिशन की तरफ से बयान आए हैं, वो साफ जाहिर करते हैं कि उनकी मजबूरी किस हद तक है, कि वो अब सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस बिल में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल यतीन्द्र, हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या परिस्थितियां रही कि सरकार को ये बिल लाना पड़ा।
अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो वहां पर हमने देखा SC ST वर्ग के लेकर जो संविधान संशोधक आया था और उसके बाद सरकार जो ऑर्डिनेंस लाई SC ST बिल एट्रोसिटी एक्ट को लेकर, उसको लेकर जो सवर्ण वर्ग था वो बहुत नाराज था और मध्य प्रदेश और राजस्थान में खुलकर इस नाराजगी का इजहार किया था। तो सरकार के बैक ऑफ द माइंड कहीं ये बात भी थी यकीन? देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव इसका सीधा सीधा उदाहरण है, क्योंकि कई सारी विधानसभाओं में सीधे तौर पर सवर्ण वोटरों ने नाराजगी जताई थी कि मोदी सरकार का जो कोर वोटर माना जाता है, जो कैडर माना जाता है, उन्होंने खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी थी और वोट भी ज्यादातर नोटा को दिया था कि उन्हें बीजेपी का उम्मीदवार मंजूर नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनकी उम्मीदें थी, उन पर पानी फेरने का काम किया। तो और उसका नतीजा ये निकला कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। और जब समीक्षा हुई तो समीक्षा में बैठकर बातें निकल कर आई कि एक बड़ा मुद्दा यह भी था कि नोटा का प्रयोग उस कैडर ने किया जो बीजेपी का परंपरागत तरीके से वोटर माना जाता था। और मोदी सरकार के पास ये समीक्षा के पॉइंट गए, संघ परिवार के साथ ये समीक्षा के पॉइंट गए, तो उसकी काट के तौर पर ये रिजर्वेशन बिल लाया गया जो साफ तौर पर सीधे सीधे सवर्णों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता हुआ दिखाई देता है। और सवर्णों में वो गरीब लोग जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, क्योंकि ओबीसी, इसमें साफ है कि जो ओबीसी और SC ST एक्ट के तहत जिनको रिजर्वेशन पहले से मिल रहा है, उसके अलावा ये 10% दिया जाएगा, उस रिजर्वेशन को नहीं छेड़ा जाएगा, ना ही उनके लोगों को इस बिल में शामिल किया जाएगा। उसके अतिरिक्त ये 10% होंगे और इसमें जब दलित और पिछड़े वर्ग पहले से ही शामिल है और उनको इसमें नहीं शामिल किया जाएगा, तो साफ तौर पर कि एक 80% हिस्सा सवर्णों के ही हक में इस रिजर्वेशन बिल का जाएगा, उन्हीं लोगों को ज्यादातर फायदा मिलेगा। लेकिन इस पर किसी और लोगों को आपत्ति ना हो, कोई इस पर नाराजगी या विरोध ना करे, तो उसके लिए सरकार ने इसमें किया कि ये हर धर्म, हर जाति के लोगों के लिए ओपन कर दिया। लेकिन सीधा अगर इसको इस बिल के अंदर जाएंगे तो साफ तौर पर वो सवर्णों को ज्यादा फायदा पहुंचाते हुए दिखाई देता है। और यही मैसेज राजनीतिक तौर पर मोदी सरकार अपने कैडर को, अपने वोटर को देना चाहती है और साफ तौर पर मैसेज दे दिया है। और कोई दूसरा इसका विरोध ना करे, तो इसमें जो सबका साथ सबका विकास की जो एक लाइन लेकर मोदी सरकार शुरू से चल रही है, उसको आगे रखा है। और इस बिल को अब जो खबर यही है कि लोकसभा में पेश कर दिया गया। अब से कुछ देर के बाद लोकसभा में इस पर डिस्कशन शुरू हो जाएगा। थावरचंद गहलोत की तरफ से पेश किया गया, यानी कि एक चेहरा भी ऐसा दलित चेहरे के द्वारा इसको पेश कराकर सरकार एक यही मैसेज देना चाहती है कि सबका साथ सबका विकास है, वो इसके एजेंडे में है, लेकिन वो किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन रीजन यही था कि जो सवर्ण वोटों की नाराजगी थी वो किस तरह से कम की जाए, इसके लिए मास्टर स्ट्रोक के तौर पर मोदी सरकार इसको सामने लेकर आई है। बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक के तौर पर लेकर आई है और आर्थिक पिछड़ों का आरक्षण मिलेगा और इसमें धर्म की कोई सीमा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को आरक्षण मिलेगा। जो ओबीसी नहीं है, SC नहीं है, ST नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, बड़ी जातियों में आते हैं, उन तमाम लोगों को आरक्षण मिलेगा। सीधे चलते हैं पटना और हमारे सहयोगी शिवपूजन झा वहां से मौजूद है। शिवपूजन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या पटना की राजनीतिक फिजा आपको बदली बदली नजर आ रही है? लोग क्या सोचते हैं मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद? शिवपूजन, मैं आपके पास आऊंगा। सीधे चलते हैं लोकसभा, वहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने संशोधन विधेयक 2016 में कुछ परिवर्तन भी किए। मुझे पूरा विश्वास है कि संशोधित विधेयक के से 3 पड़ोसी देशों के 6 आइडेंटिफाइड जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के इलिजिबल जो माइग्रेंट्स हैं, तो इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने में जो अब तक बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को दूर करने का एक उपाय ढूंढ लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे 3 पड़ोसी देशों के 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के माइग्रेंट्स की संकटपूर्ण परिस्थितियों से निवारण करना। ये वैसे लोग हैं जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शेल्टर लेने के लिए मजबूर हुए हैं। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति राष्ट्र और समाज के विभिन्न संस्थानों द्वारा सिस्टमैटिक तरीके से भेदभाव और उपेक्षा की जाती है। उन्हें बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने से भी, अध्यक्ष महोदय, उन्हें बराबर रोका जाता है। तो
तो आर्थिक रूप से पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और सीधे चलते हैं पटना हमारे सहयोगी शिवपूजन झा के पास। शिवपूजन, क्या राजनीतिक फिजा बदली सी नजर आएगी इस फैसले के बाद? मोदी सरकार के महागठबंधन का क्या होगा और एनडीए को कितना एज और कितना फायदा मिलेगा? देखिए, जाहिर तौर पर हमने देखा था साल 2015 में मोहन भागवत के एक बयान का खामियाजा भाजपा ने भुगता था बिहार की धरती पर। डैमेज कंट्रोल कहीं न कहीं किया गया है और चूंकि नीतीश कुमार खुद पक्ष धर रहे हैं, स्वर्ण आयोग का गठन किया था और उसके बाद जाहिर तौर पर जदयू पूरे तरह से कल से स्वागत करने में जुटी हुई है इस ऐतिहासिक फैसले का। हम कह सकते हैं 2019 के लिए एक राजनीतिक बिसात वो जो है लेकर दिया है मोदी सरकार ने और कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आखिर इसका विरोध करें तो किस आधार पर करें, लेकिन राजद मुखर है, वो विरोध कर रही है और राजद के अलावा कोई भी जो भाजपा के विरोध पार्टियां हैं वो खुल करके विरोध में सामने नहीं आई है। वो मनसा पर वो जिस वक्त पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया उस पर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कह रहे हैं कि हम तो बार बार कह रहे थे कि स्वर्ण में जो पिछड़े हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो, हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, हम बिल्कुल बात कीजिए, जानने की कोशिश करते हैं इनकी सोच क्या है ये 10% रिजर्वेशन को लेकर के। हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये 10% इस वक्त में रिजर्वेशन देकर के सरकार ने सही किया या एक पॉलिटिकल स्टंट आप कहेंगे इसको? रिजर्वेशन उन्होंने जो इकोनॉमिकल बेसिस पे कराया ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, ये बहुत ही अच्छा पहल है गवर्नमेंट की तरफ से। मेरे को तो ये लगता है बिल्कुल 2019 को ध्यान में रख करके किया गया है। ये भी हो सकता है 2019 में इससे आपको लगता है कि फायदा होगा? बिल्कुल। आपकी क्या सोच है? बिल्कुल जी, जरूर फायदा होगा, इससे फायदा होगा। आपको लग रहा है कि इससे राजनीतिक पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश की मोदी सरकार ने? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सवर्ण का गुस्सा था, पिछले 3 विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वहां जो रिजल्ट आया था वो कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट के खिलाफ जिस तरह से लोगों में आक्रोश था, खास करके सवर्ण जातियों में जो आक्रोश था उसका नतीजा देखने को मिला था। उसी को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन जो आधार रखा गया है और खास करके जो क्राइटेरिया रखा गया है, 10% आरक्षण अगर सवर्णों को मिलता है, वो क्राइटेरिया में बदलाव की जरूरत है। और अगर ऐसा जिस तरह से सवर्णों के लिए दिया गया है कि उसको कितना जो इनकम है वो कितना होना चाहिए, कितनी जमीन होनी चाहिए, इस तरह से सभी जातियों के लिए ये किया जाए, आर्थिक आधार पर सबके लिए एक समान आधार होना चाहिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जिस तरीके से यहां पर स्वर्ण एक तरीके से आग बबूला हो गए थे SC/ST एक्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस आए थे उसके बाद फिर उसमें अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद यहां पर जगह जगह प्रदर्शन हुए थे, धरना हुए थे और कई बड़े दिग्गज नेता थे भाजपा के जिनका घेराव किया गया था, उनको काले झंडे दिखाए गए, तो उस आक्रोश को भी रोकने की कोशिश की गई है इस आरक्षण बिल के तहत। अब शिवपूजन, अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो वहां पर जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा हावी होते हैं। क्या ये मास्टर स्ट्रोक जातिगत समीकरणों को भी तोड़ेगा, हिंदुत्व को भी आगे ले जाएगा और साथ ही साथ जो गरीब सवर्ण है उनको भी आगे ले जाएगा? SC/ST का आरक्षण है ही, OBC का आरक्षण है ही, तो ऐसे में नए जातिगत समीकरण देखने को मिलेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर? जरूर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जाति समीकरण में बदलाव जरूर लाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, हिस्टोरिकल डिसीजन है और खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार को ध्यान में रख करके ऐसा फैसला कैबिनेट ने कर लिया। उत्तर प्रदेश में डर था कि कहीं न कहीं मायावती और अखिलेश यादव के साथ आ जाने के बाद स्वर्ण वोट छिटक सकता है कांग्रेस की तरफ, वहां डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की भाजपा ने और वैसी ही स्थिति कहीं न कहीं उत्पन्न होती सी दिख रही थी कि स्वर्ण कहीं कांग्रेस की तरफ ना छिटके, तो कंसोलिडेट करने की बात हुई। इन्हें पता है कि कहीं न कहीं जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि रामविलास पासवान भी साथ में है, तो ये भाजपा के साथ रहेगा, उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अब स्वर्ण भी अगर इंटैक्ट होता है तो जाहिर तौर पर जातीय समीकरण बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से बदलेंगे और 2019 में भाजपा इसका पूरा फायदा उठाना चाहेगी। भाजपा फायदा उठाना चाहेगी, लेकिन शिवपूजन, जब भी हम देखते थे तब एक चीज हमेशा देखते थे कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसकी काट जातिगत समीकरण होती थी, इसीलिए मंडल कमंडल आया, मंडल के काट में कमंडल के काट में मंडल को लाया गया। अब आपको क्या लगता है, चूंकि राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार साफ कर चुकी है कि वो ऑर्डिनेंस नहीं लाएगी, ऐसे में यही एक ट्रम्प कार्ड होगा सरकार के लिए आने वाले चुनाव में, क्योंकि राम मंदिर पर उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हाथ नहीं बंधे हैं और इस मुद्दे को संविधान संशोधन के जरिए पार्लियामेंट से पास करवा रही है।
सवाल आपने किया और कल जब हम 4:30 से 5:30 के आसपास हम यहाँ पर शो कर रहे थे तो कुछ युवा हमारे साथ थे, उन्होंने इसी बात की ओर इशारा किया कि कहीं ना कहीं अटेंशन डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स भी सरकार का है, क्योंकि सरकार आगे बढ़कर के बार बार तो कह रही थी अयोध्या मुद्दे पर सरकार हर बार वोट लेने की कोशिश करती थी, अब उस मुद्दे पर हतप्रभ है सरकार जो है कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा दिखा रही है कि वो आगे कुछ नहीं कर सकती, ऑर्डिनेंस का जरिया वो अपनाना नहीं चाहती, तो शायद अटेंशन को डिफ्लेक्ट करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन एक आध दो पर्सपेक्टिव वो कुछ और युवाओं से लेते हैं। आपसे हम समझना चाहते हैं, आपको लगता है कि अयोध्या का एक मुद्दा था, अभी प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि ऑर्डिनेंस का रास्ता नहीं अपनाना चाहते हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद तो फिर कुछ फैसला लिया जाएगा। तो यानी कि रिजर्वेशन के इस मुद्दे को उछाल करके कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अयोध्या के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मोदी जी का जो इंटरव्यू आया था 1 जनवरी को, उसके बाद लोगों में खास करके हिंदुओं में काफी इस बात को लेकर निराशा थी, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ऑर्डिनेंस नहीं आएगा राम मंदिर के मुद्दे पर। तो इस वजह से लोगों के निराशा को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए ये फैसला जो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने लिया है, लेकिन इसका कितना असर हो पाता है, क्योंकि जो मापदंड रखे गए हैं जो रिजर्वेशन को लेकर, वो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा भ्रमित कर रहा है, लोगों में भ्रमित कर रहा है। और ये इंप्लीमेंट कैसे होगा, इंप्लीमेंटेशन को भी लेकर के खासा लोगों में एक तरह से जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला करके सरकार ये कर पाएगी या नहीं। बिल्कुल इसका खाका हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे कि इसका खाका क्या है। 5 एकड़ से जो कम भूमि है और 100 और 200 गज से कम का मकान जिसके पास क्रमशः गांवों और शहरों और गांवों में है, उसको आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा और उसी को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा। शिवपूजन, ये मोटे तौर पर साफ है। इस बात को सरकार अपने बिल के जरिए, सरकार अपनी नीतियों के जरिए साफ करेगी और इसी को बाद में नोटिफाई किया जाएगा। फिलहाल हमारे इस बहस में लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। कर दिया गया है और लगभग 5 बजे के आसपास उस पर चर्चा होगी। सीधे चलते हैं हमारे 2 सहयोगी के पास। हमारे साथ वर्णित गुप्ता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़े हुए हैं। वर्णित, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और इसमें से लगभग आधी के ऊपर मोटे तौर पर सवर्ण जातियां जो है डोमिनेटिंग असर रखती है, निर्णायक भूमिका रख सकती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर सरकार का यह फैसला है। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से SC/ST एक्ट आया उसके बाद कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है डाउन द लाइन गया। बीजेपी के जो कहा जाए कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये मैसेज जो है ऊपर सरकार तक पहुंचाया कि सवर्णों के साथ इस तरीके से SC/ST के बाद जो है जो एक्ट आया उसके बाद कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो सवर्ण वोट बैंक पे पड़ रहा है और इस वर्ग से खासा मजबूती मिलती है भाजपा को। आपको बता दें दीपक जी, 50% तक जो वोट बैंक है वो सवर्ण वोट बैंक है बीजेपी का। और इसमें अगर बात की जाए 2014 चुनाव में जो आम चुनाव हुए थे, उसमें सवर्णों को करीब 80% तक वोट जो है वो बीजेपी की झोली में गया था और इसका खासा फायदा देखने को मिला। 71 सीटें, 71 सीट जो है वो मिली थी बीजेपी को और उसमें जो 40 का जो एक आंकड़ा है उसमें से 37 सीट्स बीजेपी को मिली थी। इसका एक और पहलू भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज मायावती का भी जिस तरीके से बड़ा ही बैलेंस वे में उन्होंने बयान दिया है कि वो सरकार के साथ तो है, उसका समर्थन तो कर रही है, लेकिन जो समय चुना है वो बहुत गलत है। इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल ये है कि 2007 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी ये वोट बैंक जो है बहुत ज्यादा काम का था। अगर बात किया जाए जो 2007 में बसपा को इसका खासा फायदा मिला था, सवर्ण, ब्राह्मण और दलित वोट बैंक दोनों उन्होंने साथ मिला के उसका उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था जिसका उन्हें फायदा मिला था और सरकार बना पाई थी। इस बार विधानसभा की अगर बात करें तो करीब 45% जो है जो विधायक हैं वो सवर्ण जाति से हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा बीजेपी को पता है कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या रेमिफिकेशंस है, उसको ध्यान में रख के बीजेपी ने जो ट्रम्प कार्ड चला है उसका फायदा जरूर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और ठीक है, अभिषेक के पास चलते हैं। वर्णित, वक्त हमारे पास कम है। अभिषेक, मराठा आरक्षण की जो मांग है वो भी इस संशोधन के जरिए पूरी हो जाएगी। बिल्कुल जिस लेखित मराठा आरक्षण को ऑलरेडी पहले आरक्षण दिया जा चुका है। हालांकि मामला पूरा बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी बता दो देखिए पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि इससे करीबन महाराष्ट्र में 1 लाख के आसपास नौकरियां नहीं आ रही हैं और इससे साफ समझ सकता है कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ऐलान कर दिया है कि 1 लाख नौकरियां अगर आएगी तो इससे जो लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। और इससे कहीं ना कहीं यह साफ है कि महाराष्ट्र में अगर हम 11 करोड़ महाराष्ट्र की जनता की बात करें, जो 11 करोड़ महाराष्ट्र का जो पॉपुलेशन है उसमें से अगर जो बात करें 48 जो सीटें महाराष्ट्र में जो
लोकसभा की सीटें, उसमें 25 सीटें जो है वो अपर कास्ट में आती है, यानी वो जब मराठा की बात करें चाहे अन्य की बात करें, यानी 25 सीटों में सीधे फायदा होने का दिखाई पड़ रहा है बीजेपी को, जिस तरह से इन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो तमाम और जो मराठा समाज है, तमाम जो और अन्य समाज है, वह भी कहीं न कहीं बीजेपी को लगातार फायदा पहुंचाएंगे, साफ तय माना जा रहा है। हमारे साथ तमाम मुंबई के लोग हैं। नहीं, अभिषेक मुझे मेरे पास वक्त इतना है, हमारे पास बहुत वक्त होगा शाम के वक्त जब इस बिल पर डिस्कशन होगा संसद के अंदर, तब हम तमाम लोगों से बात करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन का हम राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की आम जनता जिसने अंततः वोट देना है, जिसने अंततः सरकार को चुनना है, वो क्या सोचता है। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक